पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज 8 के खास प्रोग्राम सियासत में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा। हमारे साथ मौजूद है न्यूज 8 के सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा। सर नमस्कार। नमस्कार करिश्मा। सर, सुधाकर सिंह पर 100 करोड़ का मानहानि लगा है, नोटिस जारी किया गया है। क्या है सर पूरा मामला? जो 100 करोड़ का मानहानि का नोटिस जो जारी किया गया है, उसको लेकर क्या है पूरा मामला? हाँ, ये देखो, पूरी खबर ये है कि 100 करोड़ मानहानि का नोटिस आया है सुधाकर सिंह को। ये दावा किया है किसने? तो बिहार सरकार में श्रम संसाधन मंत्री हैं संतोष सिंह ने। उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं। थोड़ा सा जो दर्शक हैं मगर ध्यान में नहीं होगा तो ध्यान दिलाने के लिए कि रामगढ़ में उपचुनाव हो रहा है 4 सीटों पे, जिसमें रामगढ़ भी है और रामगढ़ को बेलागंज, तरारी, इमामगंज। तो रामगढ़ को लेके जो सियासत है वो दूसरी तरह की सियासत हो रही है। वहाँ पे हो रहा है कि लाठी भाला सब निकालेंगे। मतलब एक बयान आया था, सुधाकर सिंह का सांसद है बक्सर से, उन्होंने बयान दिया था कि अगर 2020 जैसे हालात, मतलब 2020 में जो चुनाव हुआ था विधानसभा का, उनका कहना था कि अगर उस तरह के हालात होते हैं तो इस बार जो है लाठी चलेगी। और इसके बाद क्या हुआ कि बिहार की राजनीति जो है खलबलाने लगी एकदम से। सुधाकर सिंह को सब घेरने लगे, मतलब इधर के जो नेता हैं एनडीए के, और सब ललकारने लगे सुधाकर सिंह को। हालांकि एक खास बात है करिश्मा, इसमें राजद ने इनका साथ नहीं दिया इस मसले पर। किस पर? इस पर लाठी चलने वाली बात पर। क्योंकि शक्ति सिंह यादव जो है उनके प्रवक्ता है आरजेडी के, उनका एक बयान आया। उन्होंने कहा कि राजद जो है इस तरह की भाषा का समर्थन नहीं करता है। हालांकि उसमें उन्होंने एक बात जोड़ी थी, किस परिस्थिति में और क्यों सुधाकर सिंह ने ऐसी बात कही है लाठी डंडे वाली, वो हम लोग बात करेंगे, समझेंगे इन चीज़ों को। तो उस समय में हुआ कि भाई आरजेडी ने साथ नहीं दिया, क्योंकि कहा जा रहा है कि राजद की छवि बदलने की कोशिश लगातार जो है तेजस्वी यादव कर रहे हैं। तो इसीलिए इस लाइन और लेंथ को स्वीकार नहीं किया पार्टी ने। मतलब हम समझा दिए अपने दर्शकों को। अब क्या है इस मामले, ये मामला तूल पकड़ता चला गया। इधर से भी एनडीए के नेताओं ने जब काउंटर किया तो बात बहुत आगे बढ़ गई, और बात जब आगे बढ़ी तो उसी इलाके से मंत्री हैं संतोष सिंह, उनको निशाने पे लिया सुधाकर सिंह ने। सुधाकर सिंह ने कहा हम अपनी बात पर एकदम कायम है कि अगर वैसा हुआ तो इस बार मतलब बूथ लूटने नहीं दिया जाएगा, जबरदस्ती नहीं चलेगी। अगर जबरदस्ती होगी तो इधर से भी लाठी चलेगी। और उसी में जो श्रम संसाधन मंत्री है संतोष सिंह, उन पर जो है सुधाकर सिंह ने आरोप लगाया भ्रष्टाचार के। यह कहना है संतोष सिंह का। और उन्होंने कहा कि सुधाकर सिंह ने जो है मुझ पर आरोप लगाए हैं, मैंने भ्रष्टाचार किया है, घोटाला किया है। और मामला उन्होंने कहा, संतोष सिंह ने जो मंत्री हैं नीतीश कैबिनेट में, उन्होंने कहा कि अगर ऐसा कुछ है तो वो उसका प्रमाण दें। और इसी के एवज में, इसी के मानहानि का नोटिस जो है मंत्री संतोष सिंह ने सुधाकर सिंह को भेजा है 100 करोड़ का। और उन्होंने कहा है कि 24 घंटे में, आज उन्होंने कैमूर में ये तमाम बातें पत्रकारों से कही हैं, संतोष सिंह ने कहा है कि 24 घंटे में वह माफी मांग ले सुधाकर सिंह, और नहीं तो फिर बात जो है आगे तक जाएगी। और उनकी मानहानि हुई है, इस तरह की बात। और फिर इसको चुनाव से भी संतोष सिंह ने जोड़ा है। मंत्री ने कहा है कि देखिए, जगदानंद सिंह क्या है, जैसे लालू प्रसाद अपने परिवार को सेट करने में लगे रहते हैं और उन्होंने किया है अपने परिवार को सेट, उसी तरीके से जगदानंद सिंह का भी वही हाल है। सब बेटे को सेट कर देना चाहते हैं राजनीति में। और ये बात भी कही है संतोष सिंह ने, मंत्री ने, कि सुधाकर सिंह चावल घोटाला में जेल गए थे, बेल पर हैं। उन्होंने अजीत सिंह के बारे में भी यह बात कही। डॉक्टर पुनीत सिंह जो उनके छोटे भाई हैं सुधाकर सिंह, उनके बारे में भी कही कि वह भी बेल पर हैं। तो इस तरीके से, और मंत्री संतोष सिंह का यह कहना है कि चूंकि यह चुनाव हार रहे हैं, और चुनाव का मतलब यहाँ ये है कि जगदानंद सिंह के पुत्र और सुधाकर सिंह के भाई जो हैं वह अजीत सिंह, वह चुनाव लड़ रहे हैं, उपचुनाव लड़ रहे हैं रामगढ़ से। और अगर सही में अगर कहिए तो यही सियासत है और इसी की लड़ाई है, जंग जीतने की लड़ाई है। इसी को लेकर मंत्री संतोष सिंह ने कहा कि चूंकि वह चुनाव हार रहे हैं इसलिए अनाप शनाप बक रहे हैं। चलो इसको रोकते हैं। रुको रुको, गाड़ी साइड में लो। आरसी और लाइसेंस दिखाओ।
बिना आरसी और लाइसेंस के गाड़ी नहीं चला सकते। अरे सर, ये यू बाइक्स है, इसको आरसी, लाइसेंस और पीयूसी नहीं लगता। अरे वाह। सर, पशुपति कुमार पारस हाईकोर्ट गए, अमित शाह से गुहार लगाए, लेकिन उनकी एक नहीं सुनी गई। आखिरकार बंगला खाली करना पड़ा। सर पशुपति कुमार पारस तो कहीं के नहीं रहे। बिल्कुल करिश्मा, पशुपति कुमार पारस के पास अब कुछ नहीं बचा। कुछ इसलिए नहीं बचा कि पिछले लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी को तरजीह नहीं मिली। एनडीए में कोई सांसद नहीं, कोई विधायक नहीं, कहीं कुछ नहीं। 3 साल पहले जो हालात थे, ठीक उसके विपरीत अभी के हालात हैं। अब यहाँ तक कि पार्टी भी अब छीन गई उनसे, पार्टी उनको खाली करना पड़ा है। हाई कोर्ट ने भी कह दिया था, मैंने याचिका खारिज कर दी थी, तो इसलिए अंततः उनको पार्टी जो है कार्यालय खाली कर देना पड़ा। अब चीज़ों को थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि 3 साल पहले जो उनके हालात थे वो बहुत मजबूत थे, केंद्र में मंत्री थे, सांसद थे। अब कहीं कुछ नहीं बचा है। मतलब यह है कि यही है सियासत, यही है राजनीति। और राजनीति का, पॉलिटिक्स का अगर सही रंग अगर देखना हो तो वह आप एकदम पारस को देख लोजपा का देख सकते हैं। लोजपा के 2 धड़े नहीं, एक राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जो इनका धरा है पशुपति पारस का, और दूसरा हो गया लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, जो जिसके कर्ता धर्ता सब सर्वे सर्वा चिराग पासवान है। तो मतलब देखिए सियासत कैसे होती है, नाम लेना उचित नहीं होगा करिश्मा। एक बिहार के दिग्गज नेता ने उस समय में फूट डलवाया इनके परिवार में, और उस समय इस सियासत को कि हाँ भविष्य में इस तरह की राजनीति हो सकती है, और यह भी हालात हो सकते हैं कि उनकी पार्टी कार्यालय भी छीन सकता है। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि वो तो समझ रहे थे बिहार के एक बड़े दिग्गज नेता का मेरे ऊपर हाथ है। नहीं, तो उस समय जो लोजपा में जो टूट हुआ, बिखराव हुआ, और जिस तरीके से सारे लोग, सारे सांसद जो चले गए किसके साथ, तो पारस के साथ चले गए। तो इसीलिए कह रहे हैं कि जो यही सियासत है, और सही रंग अगर समझना है तो आप चिराग पासवान और पशुपति पारस की पार्टी को अगर आप गौर से देखेंगे, थोड़ी सी स्टडी करेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। 3 साल पहले अगर चलती का नाम गाड़ी अगर कह लें तो पशुपति पारस हुआ करते थे। आज चिराग पासवान है, इनके पास कुछ नहीं है। इनके पास तमाम मतलब सांसद सभी सीट पे चुनाव जीत गए। चिराग पासवान जितने भी सीटों से इन्होंने लोकसभा में चुनाव लड़ा। अब थोड़ा यह समझना, बैकग्राउंड समझना जरूरी है कि जो भी मान्यता प्राप्त दल होते हैं उनको बिहार सरकार ने अपना एक नियम बना रखा है, एक प्रावधान किया है कि उनको पटना में पार्टी कार्यालय के लिए जगह दी जाती है, भवन दिया जाता है। तो उसी के तहत जो है भवन जो है मिला था लोक जनशक्ति पार्टी को, और बाद में रामविलास पासवान जीवित नहीं रहे, फिर पार्टी बट गई, जिसके बारे में हम 3 साल पहले का जिक्र कर रहे थे कि क्या हालात थे। तो उस समय में चूंकि बड़े राजनेता का हाथ था इस पर, पशुपति पारस पर, तो इन्होंने पार्टी पर तो कब्जा किया ही, सारे सांसद इनके पक्ष में, कार्यालय पे इन्होंने कब्जा कर लिया था, ये सब चीजें हुई थी। लेकिन बाद में जब चीजें बदलती है, हालात ऐसे बदल गए, जब चिराग पासवान मजबूत हुए तो कहा जाता है कि उस शख्स का हाथ हट गया इनके पीठ से। इसके बाद जो है नोटिस आ गया भवन निर्माण विभाग का कि इनको खाली करना है, और इसके लिए कहाँ नहीं गया, बताई ही है अभी करिश्मा तुम कि हाई कोर्ट में भी इन्होंने याचिका दायर की थी, वहाँ से भी कुछ हासिल नहीं हुआ। इवन कि करिश्मा अभी बताई भी है कि अमित शाह के दरबार में भी गए थे, और ऐसा लगा बीच में, कुछ ऐसा लग रहा था करिश्मा नहीं कि हाँ रुक जाएगा, मिल जाएगा, कुछ बड़ा हासिल हो सकता है, राज्यपाल बनने की भी खबर आई थी, लेकिन वाकई में कुछ हासिल नहीं हुआ पशुपति पारस को। अब बहुत इंटरेस्टिंग मोड़ पर है, मतलब पासवान परिवार की लड़ाई। और अब यह देखने वाली बात होगी कि चूंकि अगले साल विधानसभा का चुनाव भी है, तो इसमें क्या करते हैं पशुपति पारस, फिर किसी का मोहरा बनते हैं या अपनी ताकत खुद हासिल करते हैं, क्या करते हैं, मतलब सबका ध्यान, सबकी नजर जो है इसी पर लगी रहेगी। पनोरमा ग्रुप,
जो सोचता है वो करता है। सर, तिरहुत एमएलसी उपचुनाव के लिए आज ही से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई है। सर, किन किन उम्मीदवारों के बीच वहां टक्कर देखने को मिल सकता है? वहाँ पर जो तिरहुत क्षेत्र में जो एमएलसी का उपचुनाव हो रहा है वहाँ पे, और इसलिए कि देवेश चंद्र ठाकुर सांसद बन गए, इसी वजह से वहाँ पे उपचुनाव हो रहे हैं। अच्छा, उसमें क्या है कि 4 लोग तिरहुत के क्षेत्र में 4 लोग जो हैं टक्कर में दिख रहे हैं। जीत किसकी होगी वो तो जनता जानती होगी, मतलब कि जनता जिसको वोट देगी वो जीतेंगे। 4 नाम टक्कर में हैं। एक तो एनडीए कर सकते हैं करिश्मा, जदयू समर्थित जो प्रत्याशी हैं वो हो गए अभिषेक झा। दूसरी तरफ महागठबंधन समर्थित कह लीजिए, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार कह लीजिए, राजद के प्रत्याशी हैं, वो हैं गोपी किशन। ये हो गए। 2 और नाम है। एक जो नाम है वो है राजेश कुमार रोशन है कोई, और एक नाम है राकेश रोशन। तो राकेश रोशन तो वो हो गए जो लोजपा में थे, चिराग पासवान के साथ जो थे वो हो गए। राजेश कुमार रोशन, यानी 2 रोशन है ये, और इधर ये, मतलब कुल 4 प्रत्याशियों के बीच में यहाँ कही जा रही है कि टक्कर होने वाली है। अब कौन जीतता है वक्त बताएगा, लेकिन नामांकन नॉमिनेशन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। 18 तारीख तक प्रक्रिया चलेगी। 19 नवंबर को जो है नामांकन पत्रों की जांच होगी। और जो हमारे पास खबर है, जो एनडीए के प्रत्याशी हैं, जदयू समर्थित प्रत्याशी अभिषेक झा कल नामांकन करेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप हमारे चैनल न्यूज आर्ट को सब्सक्राइब कर ले। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना न भूलें। हमारी वेबसाइट है newsart.com, उसे भी जरूर विजिट करें। धन्यवाद।